गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को संख्या पद्धति को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं आप लोगों को संख्या पद्धति को इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी फार्मूले दिए गए हैं हरियंत पब्लिकेशन की बुक में, टोटल फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आप संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट और टोटल फार्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो संख्या पद्धति से कोई भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे छूटेगा नहीं। और संख्या पद्धति से प्रत्येक वर्ष आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक आपका है संख्या पद्धति का प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। इसको n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वे संख्याएं जिनका हम उपयोग वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, वस्तुओं की काउंटिंग करने के लिए करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पूर्ण संख्याएं। तो ध्यान से समझिएगा कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। तो प्यारे दोस्तों, पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी लिया जाता है, यानी कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी सम्मिलित कर ले, शून्य को भी सम्मिलित कर ले, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5, यानी कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी सम्मिलित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। नाम के ही देखिए छुपा है पूर्ण संख्याएं, यानी कि आपको प्राकृतिक संख्या के साथ साथ शून्य को भी लेना है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पूर्णांक। तो ध्यान से समझिएगा पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? तो यदि आप पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसमें यदि आप ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -7, तो इस तरीके से पूर्णांक आपको समझ में आया होगा। यदि हम पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लें तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो इतने टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सम संख्याएं। तो ध्यान से समझिएगा सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं तो वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। जैसे आपका 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसको हम बोलते हैं सम संख्याएं। अब समझ लीजिए विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य ना हो। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे आपका आ जाता है 3 5 7 9 11, यानी कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य ना हो, उसको हम बोलते हैं विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर। तो इतने टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमेशा p अपान q के रूप में होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमेशा p अपान q के रूप में होती है, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इसमें एक कंडीशन होता है कि q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हमेशा p अपान q के रूप में होती है और कंडीशन ये है, शर्त ये है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है, यदि आप यहाँ पर q का मान 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 आपका परिमेय संख्या में काउंट नहीं होगा। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो हमेशा p अपान q के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं आप 3/5, 7/5, 11/13, यानी कि हमेशा परिमेय संख्याएं p अपान q के रूप में होती हैं। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है अपरिमेय संख्याएं। तो ध्यान से समझिएगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो जो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं हमेशा कड़ी के अंदर होती हैं, जैसे कड़ी के अंदर 3, कड़ी के अंदर 5, कड़ी के अंदर 7। तो ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि कड़ी के अंदर 4 क्या अपरिमेय संख्या है, कड़ी के अंदर 4 क्या अपरिमेय संख्या है, तो कड़ी के अंदर 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो कि 2 होता है। तो क्या 2 आपका अपरिमेय संख्या है? 2 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि 2 आपका प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको आप कड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो आपको इतने टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वास्तविक संख्याएं। तो ध्यान से समझिएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। जैसे परिमेय संख्या आपका आ गया 3/5, 7/5, अपरिमेय आ गया आपका कड़ी के अंदर 5, कड़ी के अंदर 7। यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो इतने टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं की संख्या से विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं की संख्या से विभाज्य हो, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब यहीं पर भाज्य संख्याएं को भी समझ लीजिएगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान से समझना है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा एक या 2 संख्याओं और से विभाजित होती हैं, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 15 आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से विभाजित तो होंगी, लेकिन इसके अलावा एक या 2 और संख्याओं से विभाज्य होंगी। जैसे मैंने 15 ले लिया, तो 15 को आप 1 से तो विभाज्य करेंगे ही, वहीं पर 15 को आप 3 से भी विभाज्य कर सकते हैं और 15 को आप 5 से विभाज्य कर सकते हैं। यानी कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा एक या 2 संख्याओं से और विभाज्य होती है, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जबकि मैंने आपको अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं बताया जो एक के अलावा स्वयं की संख्या से विभाज्य होती है। जैसे 3, 5, 7, तो 1 से विभाज्य होगा या तो 3 से। यानी कि अभाज्य और भाज्य में अंतर यह है कि अभाज्य संख्याएं एक और स्वयं की संख्या से विभाज्य होंगी, लेकिन जो भाज्य संख्याएं हैं वह एक के अलावा एक या 2 और संख्याओं से विभाज्य होंगी, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी को ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी के नाम में ही छिपा है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिनमें 2 संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा और हमेशा समान होता है। जैसे समांतर श्रेणी आपका आ जाए 3, 5, 7,
श्रेणी दी गई है 3, 5, 7, 9, 11, 13, यह आपकी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में इसलिए है क्योंकि इनके दो संख्याओं के बीच का अंतर समान रहेगा। देखिएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2 ही मिलेगा, और 7 में से 5 घटाएंगे 2 ही मिलेगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 ही मिलेगा, यानी कि यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का रूल ही यही है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा और हमेशा समान होगा, तो यह आपका समांतर श्रेणी में आता है। जैसे समांतर श्रेणी a प्लस का d, a प्लस का 2d और a प्लस का 3d और उसके बाद से डॉट 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 के रूप में रहे, तो यह आपकी समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इनके जो दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान पाएंगे। जैसे a प्लस d में से आप a घटाएंगे, a प्लस d में से a घटाएंगे तो आपको सार्वधातुक कितना मिलेगा d। यहीं पर देखिएगा a प्लस 2d में से a प्लस का 2d में से आप घटाएंगे a प्लस का d, तो देखिएगा यहाँ पर भी आपको d ही मिलेगा। a प्लस का 2d माइनस a माइनस d माइनस a प्लस एक ऐसी 2d में से एक d घटाएंगे d, यानी कि यह आपकी जो दी गई श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d है, यह आपका समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं यह आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें जो आपका a होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और जो आपका d होता है इसको हम बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। तो इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब प्यारे दोस्तों इसमें एक आपका फार्मूला आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यनवा पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी कोई दे रखा हो और यनवा पद पूछा जाए, जैसे श्रेणी दे रखा हो 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट डॉट, पूछा जाए 13वां पद क्या होगा, तो 13वां पद क्या होगा, इसका फार्मूला एक होता है यनवा पद का। यनवा पद का आपका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यनवा पद का आपका फार्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। तो यदि यह क्वेश्चन आपका रहे कि 5, 7, 9, 11 डॉट 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 13वां पद क्या होगा यह बताना है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए यनवा पद का। यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। तो हम बात करें इस श्रेणी में a का मान कितना होगा, तो प्रथम पद a का मान आपका है 5 और d का मान कितना होगा, तो d का मान कितना होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ठीक, कहीं से भी आप दो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए, वही d का मान होता है। जैसे 11 में से 9 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, तो यह आपका सार्वधातुक d का मान 2 आ गया। अब आपको चाहिए n का मान, तो कौन सा पद पूछा जा रहा है, 13वां पद, यानी n का मान आपको ले लेना है 13। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, कौन सा पद निकालना है, 13वां पद। तो 13वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 और d का मान है 2। इसी को हल कर लीजिए, तो 5 और 13 में से घटाएंगे 12 गुणे 2, तो 12 गुणे 2 करेंगे 24 और 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, यानी कि जो आपका इस समांतर श्रेणी का जो 13वां पद है वो आपका 29 है। तो मैंने आपको यनवा पद का फार्मूले के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि यनवा पद का यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों एक फार्मूला और आपका बनता है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल पर भी फार्मूला आपका बनता है। n पदों का योगफल आपका होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। ये आपका n पदों के योगफल का फार्मूला है। तो इस पर भी मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे 11, 13, 15, 17, उसके बाद से डॉट 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 पूछा है आपसे 20 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल। तो आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमको n का मान चाहिए, तो n का मान कितना है 20 पदों का, यानी n का मान हमको मिल गया 20। उसके बाद से a का मान चाहिए, तो a का मान यानी प्रथम पद, यानी a का मान आपका है 11। फिर उसके बाद हमको चाहिए d का मान, तो d का मान कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 13 में से 11 घटाएंगे तो 2।
अब सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, n का मान कितना लेना है 20, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20/2। अब देखिएगा एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा, जो n पदों का योगफल होता है इसको Sn से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको निकालना है S20, यस हो जाएगा, और n का मान कितना है 20 पदों का निकालना है, तो S20 हो जाएगा बराबर n/2, यानी n का मान मैंने 20 रख दिया /2। अब बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद से 2a है, तो 2a का मान आपने निकाला है 11 प्लस n का मान आपका कितना है 20 माइनस का 1 और d का मान आपने निकाला है 2। इसी को आप हल कर लीजिए, तो 20/2 आपका हो जाएगा 10, 2 का 11 में गुणा करेंगे तो 22 प्लस का 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 गुणे का 2। अब देखिएगा यहाँ से आपका हो जाएगा 10, यहाँ से आपका 22 प्लस का 19 दूना 38, 38 और 22 जोड़िए कितना होगा 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 गुणे 10 यानी कितना आ जाएगा 6। यानी कि इस श्रेणी के 20 पदों का जो योगफल होगा वो आपका 600 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको n पद और n पदों के योगफल पर फार्मूला और उस फार्मूले को किसी भी क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब प्यारे दोस्तों एक लास्ट फार्मूला और इसमें है, तो ध्यान से उस फार्मूले को समझिएगा। यदि किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो प्रथम पद दे रखा हो, प्रथम पद क्या होता है a होता है, और आपको उसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो, यह किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दे रखा हो और अंतिम पद l दे रखा हो, आपसे पूछा जाए n पदों का योगफल, आपसे पूछा जाए n पदों का योगफल, तो इसके लिए फार्मूला जो आपका होता है n/2 a प्लस का n। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है जब किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है जब किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा हो। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, यह फार्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा हो, और यह फार्मूला हमेशा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें अंतिम पद ना दिया रहे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया रहे a बराबर 7 और आपको l बराबर दे दिया रहे 31, आपसे पूछा जाए कि 16 पदों का योग बताइए, आपसे पूछा जाए 16 पदों का योग बताइए। आपको दे रखा है a का मान 7 यानी प्रथम पद 7 और अंतिम पद l का मान 31 दे रखा हो, आपसे पूछा जाए 16 पदों का योगफल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो n पदों का योगफल का फार्मूला n/2 a प्लस l होता है। क्या होता है n/2 a प्लस का l होता है। तो n का मान कितना है, n का मान आपको 16 पदों यानी n का मान 16/2, a का मान है 7 प्लस l का मान है 31। इसी को हल कर लीजिए, 16/2 यानी कि 8, 31 में 7 जोड़ेंगे तो 38। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, 8 हटाएं 64 को 4, 8 3 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका 304। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल पर बता दिया। एक आपका फार्मूला और होता है, इसको भी देख लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए समांतर माध्य, क्या पूछा जाए समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर आपका होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। समांतर माध्य बराबर आपका होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो समांतर माध्य के जितने भी फार्मूले बनते हैं समांतर माध्य से, टोटल फार्मूला और टोटल फार्मूले के एग्जांपल के साथ मैंने बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक गुणोत्तर श्रेणी। ध्यान से समझिएगा गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती है इसमें जो दो संख्याओं के बीच का अनुपात होता है वह हमेशा समान होता है। जैसे गुणोत्तर श्रेणी आपका आ जाएगा 6 12 और 24, यानी गुणोत्तर श्रेणी के दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात होगा वो आपका समान होगा। जैसे 12 और 6 के बीच का अनुपात देखिए तो 12 और 6, तो 6 दूना 12, यानी प्रथम संख्या 6 और द्वितीय संख्या 12 का अनुपात 2 है। अब देखिएगा इन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात भी 2 ही होगा। जैसे 24/12 यानी कि 2, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी होती है
जिनमें दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात होता है वह हमेशा और हमेशा समान होता है। तो गुणोत्तर श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने बताया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में दो संख्याओं के बीच का अनुपात बराबर होता है। तो दोनों में अंतर समझिएगा। जैसे गुणोत्तर श्रेणी आपका होता है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इसमें जो आपका ए होता है वो आपका प्रथम पद होता है, ए आपका प्रथम पद होता है, आर आपका सार्वनुपात होता है। क्या होता है? सार्वनुपात। इसमें भी दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालेंगे, समान आएगा। जैसे द्वितीय पद आपका है ए आर और प्रथम पद आपका ए है, ए से कैंसिल यानी आर मिला। अब इन दोनों के बीच अंतर देख लीजिए, समानुपात देख लीजिए। तो ए आर स्क्वायर आपका तृतीय पद है, डिवाइडेड बाय द्वितीय पद करेंगे तो ए से ए कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल यानी आर। तो आपको मैंने बता दिया गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कि गुणोत्तर श्रेणी को कैसे आप पहचानेंगे। अब देखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी का जो n वां पद होता है, n वां पद होता है गुणोत्तर श्रेणी का, वो आपका होता है ए आर पर पावर n माइनस वन। n वां पद होता है ए आर पर पावर n माइनस वन। और उसी में गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है, n पदों का योग जो होता है वह आपका होता है ए 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर होता है। यह गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। इस पे भी मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि 5, 10, 20 और उसके बाद से 40 पूछा जाए कि n वां पद बताइए। इसी श्रेणी में मान लीजिए डॉट 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 पूछा जाए 10वां पद बताइए। तो 10वां पद निकालने के लिए आपको यह फार्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले ए का मान, तो ए का मान इस श्रेणी में 5 है और आपको आर का मान चाहिए। तो आर का मान कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देंगे, यानी आर का मान निकालने के लिए द्वितीय पद आपका है 10 और प्रथम पद आपका है 5, तो 5 गुना 10 यानी आर का भी मान आपने 2 निकाल दिया। अब आपको चाहिए n का मान, तो n का मान कितना है? 10, यानी 10वां पद पूछा गया है, यानी n का मान 10 होगा। अब यहाँ पर रख दीजिए। तो a का मान आपका हो जाएगा 5, r का मान आपका हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस वन। n का मान है 10 और माइनस का 1, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 में से 1 घटाएंगे 2 पे पावर 9। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी के जो भी फार्मूले या कह सकते हैं जिस भी फार्मूले से आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैंने आपको बता दिया था। एक फार्मूला और आपका होता है गुणोत्तर माध्य जी बराबर होता है कड़ी के अंदर ए बी। गुणोत्तर माध्य जी बराबर होता है कड़ी के अंदर ए बी। जैसा कि मैंने आपको समांतर माध्य बताया था a प्लस बी बाई 2 होता है, उसी तरह गुणोत्तर माध्य आपका होता है जी बराबर कड़ी के अंदर a इंटू का b। आपका है संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। तो किसी भी संख्या या तो आपका मल्टीपल के रूप में दिया हो, या तो भाग के रूप में दिया हो, या तो ऐड के रूप में दिया हो, तो कैसे किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। जैसे दे दिया रहे 8 के स्क्वायर में संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 8 के स्क्वायर में। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो इकाई का अंक होगा वो आपका 4 होगा। उसी तरह अगर पूछ लिया जाए 8 के क्यूब में संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो 8 का क्यूब क्या होगा? 8 गुणे 8 गुणे 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 मिलेगा, और गुणे का 8। तो पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो 8 चौक 32 या 64 गुणे 8 करेंगे तो मिलेगा आपको 512। यानी इकाई का जो अंक होगा वो आपका 2 होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य में आपकी बुक में दे रखा है, जैसे यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n के रूप में हो तो इसको n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50 पदों का योगफल बताइए, तो कैसे निकालना है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
आपको 50 पदों का योगफल निकालना है, यानी n का मान 50 लेना है, तो 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद से n+1 यानी 50 धन 1, उसके बाद से डिवाइडेड बाई 2, 2 से 50 को काटेंगे तो 25 मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 गुणे, अब 50 और 1 जोड़ेंगे तो 51, 25 का 51 में गुणा कर लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो यह फार्मूला आप अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। क्या करना है, n पदों का योग का फार्मूला n धन 1 डिवाइडेड बाई 2 से। नेक्स्ट आपका फार्मूला है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के रूप में हो, तो इसका फार्मूला आपका होता है n+1 2n+1, उसके बाद से डिवाइडेड बाई आपका होता है 6। तो यदि आपका स्क्वायर के रूप में कोई भी संख्या दे रखा हो, जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 से आप सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पर यदि क्यूब के रूप में दिया हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, तो इसका जो फार्मूला होता है बड़े ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2 पूरे का स्क्वायर। तो इतनी सी बात आपको क्लियर है। वहीं पर ये तो मैंने आपको बता दिया है, nवां पद का फार्मूला a+n-1 इंटू डी होता है, और इसको भी मैंने बता दिया है। एक फार्मूला और ध्यान में रखिएगा, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका भी कहीं कहीं यूज होता है। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। इस तरीके से जितने भी टॉपिक आपके नेचुरल नंबर यानी कि संख्या पद्धति में दिया था, टोटल मैंने आपको बता दिया था, और जितने फार्मूले दिए गए टोटल फार्मूले के साथ साथ उससे बनने वाले क्वेश्चन को भी मैंने समझा दिया है। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको 5 होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे यहां से आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि 5, 10, 15, 20 डॉट 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 10 पदों का योग बताइए। 10 पदों का योग बताइए, तो इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, इस पर आपका nवां पद का फार्मूला अप्लाई होगा। nवां पद का फार्मूला होता है n/2, nवां पद का फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि 6, 12, 18, 24 डॉट 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 20वां पद क्या होगा। 20वां पद क्या होगा, इस पर आपको nवां पद का लगाना है। ध्यान में रखिएगा, इस पर आपको nवां पद का फार्मूला लगाना है। इस पर आपको n पदों के योगफल का फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर योग पूछा गया है, यहाँ पर 20वां पद पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको nवां पद का फार्मूला लगाना है, यहाँ पर योग का फार्मूला लगाना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 हो, अंतिम पद 35 हो, तो श्रेणी के 24 पदों का योगफल। तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया है कि यदि आपका प्रथम पद दे रखा हो और अंतिम पद दे रखा हो और आपसे n पदों का योगफल पूछा जाए, तो आपका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a+1। चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि 10, 20, 30, 40 डॉट 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 40 पदों का योग। तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा, तो ए आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि ये आपका गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी दोनों में है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका गुणोत्तर और समांतर श्रेणी दोनों में है, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा और 40 पदों का योग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि 8, 16, 32, 64 का 12वां पद। तो इसमें आप देखेंगे 12वां पद पूछा जा रहा है, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि सारवानुपात निकालेंगे तो सेम आएगा सब जगह। तो इस तरीके से मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिया है, इन 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।